विश्व की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। ये बड़ा इशू नहीं है, बट विश्व की पॉपुलेशन इसके साथ साथ एजिंग भी कर रही है। ये एक बड़ा इशू है। इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट का एक बड़ा इशू आता है कि जो इंडिविजुअल के लिए अच्छा है कम बच्चे, स्टेट के लिए अच्छा नहीं है। 100-150 साल का प्रोसेस है जिसमें 2-3 जनरेशन को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। 25 साल पहले चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, मतलब हर एक कपल का एक ही बच्चा मैंडेटरी, उससे ज़्यादा नहीं। उसके कारण आज हो चुका है 4-to-1 प्रॉब्लम। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, विश्व भर में कई प्रकार के क्राइसिस चल रहे हैं। कहीं पे वॉर चल रही है, कहीं पे टैरिफ इशू चल रहे हैं, कहीं पे जियोपॉलिटिकल इशू चल रहे हैं। और दोस्तों, इन सारे क्राइसिस से भी एक सबसे बड़ा क्राइसिस है, वो है पॉपुलेशन क्राइसिस। दोस्तों, हम पॉपुलेशन इंक्रीज के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन डिक्रीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विश्व की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। ये बड़ा इशू नहीं है, बट विश्व की पॉपुलेशन इसके साथ साथ एजिंग भी कर रही है। ये एक बड़ा इशू है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है ये पॉपुलेशन क्राइसिस, क्यों ये एक बड़ा क्राइसिस विश्व भर में बन सकता है, इसके क्या इम्प्लीकेशन है, ये क्राइसिस क्यों उभर के आया है, आने वाले समय के अंदर भारत में ऐसा क्राइसिस आ सकता है नहीं आ सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना है उसके बारे में भी वीडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जब कोई क्राइसिस होता है तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं तो अपॉर्चुनिटी भी बनती है, तो उसके बारे में भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा वीडियो रहेगा, एक अलग वीडियो है। पॉपुलेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इमीडिएटली आपको इसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, बट 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल का जो प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो एक उपयोगी वीडियो साबित होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक अलग प्रकार का वीडियो है, पिछले तकरीबन 15 दिनों से हम पॉपुलेशन के ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं। कई सारे रिसर्च पेपर हमने पढ़े हुए हैं इसके रिलेटेड, कई सारे इंटरव्यू हमने चेक किए, कई सारे ग्लोबल लीडर के अगर आप देखें इंटरव्यू हमने चेक किए, कई सारे कंट्री क्या प्रकार के प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में भी हमने कई सारे डेटा खंगाले, और उसके बाद हमने इस वीडियो को आपके सामने रखा है। तो एक डिटेल रिसर्च ओरिएंटेड वीडियो है जिसका फ़ायदा आपको आने वाले समय के अंदर मिलने वाला है। और अगर आप यंग हैं, आपकी आयु है 20, 25, 30 साल, तो आपके लिए तो एक बहुत ही उपयोगी वीडियो है जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे कि आपको किस चीज़ पे सबसे बड़ा ध्यान देना है। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। वीडियो में हम कुछ इन्वेस्टमेंट थीम के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट नहीं है, तो कहीं पे भी निवेश करने से पहले आपको अपना जोखिम समझना है और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ही निवेश करना है। दोस्तों, विश्व ने पॉपुलेशन इंक्रीज तो देखा है पिछले तकरीबन 100 सालों के अंदर, बट आने वाले 100 सालों के अंदर विश्व भर में पॉपुलेशन डिक्रीज देखा जाएगा। और ये एक अनचार्टेड टेरिटरी है जहाँ पे दुनिया आगे बढ़ रही है। इसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है, इसके कारण क्या इशू उभर के आने वाले हैं समय के अंदर। ऑलरेडी कुछ कंट्रियां तो इसका अगर आप देखें इम्प्लीकेशन फेस कर रही है, आगे जाके दूसरी भी कुछ बड़ी बड़ी कंट्री है वो भी इसके इम्प्लीकेशन फेस करेगी। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये इशू क्या है और क्यों ये एक विश्व का सबसे बड़ा इशू है। दोस्तों, विश्व की करंट पॉपुलेशन तकरीबन 800 बिलियन, मतलब 800 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। 8 बिलियन पॉपुलेशन है, 800 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन विश्व भर की 815 816 करोड़, एग्जैक्ट डेटा तो किसी को नहीं पता है, बट इतनी पॉपुलेशन है। दोस्तों, 25 साल पहले रिपोर्ट आई कि विश्व की पॉपुलेशन तकरीबन 12 बिलियन के आसपास पिक आउट कर जाएगी। अब रिसेंटली में यूएन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 बिलियन के आसपास ही विश्व की पॉपुलेशन पीक आउट कर जाएगी। और ये आंकड़ा और भी धीरे धीरे अगर आप देखें नीचे आ सकता है। करंटली हम 2025 में हैं, ये 2024 का पॉपुलेशन पिरामिड का डेटा है कि करंटली आप देख रहे हैं विश्व की पॉपुलेशन कैसी है। और उसका अगर आप देखें बाइफर्केशन एज वाइज आप देख रहे हैं कि जैसे आप देखें इससे पॉपुलेशन पिरामिड कहा जाता है। और ये जो पिरामिड है, अगर इस प्रकार का पिरामिड आपको दिख रहा है जैसे 2024 में, तो ये एक ठीक ठाक पिरामिड माना जाएगा
कि आपके हर लेवल पे आप देखें पॉपुलेशन डिवाइडेड है। नीचे ज़्यादा मतलब यंग लोगों की संख्या ज़्यादा है और एजिंग लोगों की संख्या थोड़ी कम है करंटली। आने वाले 25 साल में ये पॉपुलेशन पिरामिड जैसे कि आप देख रहे हैं, 2050 का डेटा भी हमने इकट्ठा किया है, ये प्रोडिक्शन है, एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता है कैसा रहेगा, पर जैसे कि आप देख रहे हैं तकरीबन 2050 मतलब यहाँ से 25 साल बहुत ही दूर का समय नहीं है। तकरीबन 966 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन, विश्व की पॉपुलेशन पहुँच जाएगी। बट जैसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो एल्डरी लोगों की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आपका जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एल्डरी लोग और जो बहुत ही यंग, अगर आप देखें टॉडलर हैं या छोटे बच्चे हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्किंग एज पॉपुलेशन पे होती है। जिस देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन कम रहेगी और जिनका डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, तो उनका अगर आप देखें वर्किंग एज पॉपुलेशन पे बहुत बड़ा बर्डन दोनों साइड पे आने वाला है। इवन कंट्री के जीडीपी पे भी इम्पैक्ट आएगा, उनके अर्निंग पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो एल्डरी लोग होते हैं उनके लिए आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी कई सारे कंट्री फ्री एजुकेशन और कई सारे, अगर आप देखें, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो दोनों साइड से ये इम्पैक्ट आता है, कंट्री पे भी और इंडिविजुअल पे। दोस्तों यहाँ पे एक, अगर आप देखें, डिलेमा आता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, और आपके जीवन में भी ये शायद, अगर आप यंग है तो आने वाला है, कि अगर आप अपना सोचने जाएंगे तो आप सोचेंगे कि एक ही बच्चा अच्छा। बट कई सारे कंट्री, अब कई जो डेवलप कंट्री है ये अब प्रमोट कर रहे हैं कि आपको 2 बच्चे रखने चाहिए, 3 बच्चे रखने चाहिए, अगर उनको ये पॉपुलेशन डिक्लाइन कम करना है। इंडिविजुअल लोग पे आज भी एक बच्चा अच्छा हम भी कहेंगे भारत में खास करके, बट ये कंट्री के लिए यहाँ से अच्छा नहीं है। उनकी पॉपुलेशन इसके कारण धीरे धीरे कम हो रही है। खास करके आप देखें जापान है या फिर ईयू नेशन है या यूरोप है, फिर आपका चाइना हो गया, यूएसए भी सेम इशू फेस कर रहा है, कोरिया भी सेम इशू फेस कर रहा है। छोटे बच्चे, यंग बच्चे, नया बर्थ कम होता जा रहा है, और अगर आप देखें एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये एक सबसे खराब सिचुएशन है किसी भी कंट्री के लिए, और वहाँ पे अगर आप देखें विश्व भर में कई सारी कंट्री ये इशू फेस कर रही है, और आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया में भी सिमिलर क्राइसिस आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन क्या है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मीडियन एज ऑफ वर्ल्ड, जो विश्व की पूरी पॉपुलेशन है उसकी मीडियन एज, एवरेज एज निकाले हर एक, अगर आप देखें तबके की, तो एवरेज एज तकरीबन 25 साल पहले ही, अगर आप देखें 1975 में, ये तकरीबन 21 ईयर की थी। मतलब विश्व की आबादी बहुत ही यंग थी 25 साल पहले। आज ये 31 के आसपास पहुंच चुकी है। तो आप देखें 25 साल में आपकी एवरेज मीडियन एज 10 साल बढ़ गई। यहाँ से आगे जाके इसकी रफ्तार और भी बढ़ेगी। उसका बड़ा रीज़न है कि आपका TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्लोबली धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। मतलब यंग बच्चे कम आ रहे हैं विश्व के पॉपुलेशन के अंदर। तो उसके कारण अगर आप देखें जो एल्डरी लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और ये अगर आप देखें तो वेटेज एवरेज निकलता है, तो फिर धीरे धीरे अगर आप देखें मीडियन एज ऊपर आती जाएगी। और ग्लोबली ये सभी कंट्री के लिए खराब एनवायरनमेंट है, जिसके कई सारे इम्प्लीकेशन कई सारे कंट्री फेस कर रहे हैं, और आगे जाके और भी कई सारे कंट्री इसका ये इम्प्लीकेशन फेस करेंगे। तो इसके बारे में भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये मीडियन एज क्यों बढ़ती जा रही है, उसका बड़ा रीज़न है टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब कि एक जो यंग वुमन होती है तो अपने जो, अगर आप देखें फर्टिलिटी एज के अंदर कितने बच्चे पैदा करती है, तो वो अगर आप देखें तकरीबन 25 साल पहले देखें 1975 में ये 4 बच्चों की संख्या थी, वो अब कम होते होते तकरीबन 2 बच्चे, जो एक करंटली 2.1 फर्टिलिटी रेट माना जा रहा है। अगर किसी भी कंट्री का फर्टिलिटी रेट 2.1 हो तो उस कंट्री की पॉपुलेशन सस्टेन रहेगी। बट कई सारे कंट्री हैं ये 2.1 से भी नीचे आ चुके हैं, कई सारे कंट्री इवन 1 से भी नीचे आ चुके हैं। मतलब कि कपल, मतलब 2 लोग अगर 2 बच्चे पैदा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। बट 2 लोगों का अगर एक ही बच्चा रहेगा तो आपकी पॉपुलेशन जनरेशन टू जनरेशन श्रिंक होती जाएगी। और ये कई सारे कंट्री देख भी रहे हैं, और हमने मीडियन एज में भी ये डेटा देखा है, करंट 31 है, मे बी आने वाले 25 साल में यही मीडियन एज हमारे हिसाब से 45 पहुंच जाएगी। 50 साल के बाद ये कहाँ जाएगी इसका प्रेडिक्शन लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। बट अगर आपकी ग्लोबल पॉपुलेशन ही बहुत ही एज आउट हो गई तो फिर वर्किंग एज व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या आगे जाके आएगी, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए, हर एक व्यक्ति को आत्ममंथन तो करना ही चाहिए। दोस्तों दूसरा एक रीज़न है कि मीडियन एज बढ़ रही है, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 50 साल पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी कम थी,
जैसे जैसे अगर आप देखें मेडिकल में अच्छा खासा अगर आप देखें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, लोगों की आयु बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा जी रहे हैं, कम बच्चे पैदा हो रहे हैं और लोग ज़्यादा जी रहे हैं, तो उसका भी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पूरे के पूरे कंट्री पे आता है। करंटली विश्व की लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 74 के आसपास पहुंच चुकी है, और जिस प्रकार का मेडिकल एडवांसमेंट चल रहा है, ये में भी आने वाले 15-20 साल में 80-85 साल भी अगर पहुंच जाए तो उसका क्या इम्प्लीकेशन आएगा वो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अगर आप देखें इशू कह सकते हैं आप। डेफिनेटली मेडिकल के कारण लोगों की आयु बढ़ रही, वो अच्छी बात है, बट कंट्री के लिए बुरी बात भी है कि जो व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं वो कंट्री के रिसोर्स पे एक बर्डन बन जाते हैं। कई सारे कंट्री आप देखेंगे ईयू में कई सारे कंट्री ये फेस कर रहे हैं कि अगर आप देखें पेंशन उनका आउटगो बढ़ता जा रहा है, अभी तो शुरुआत है, आगे और भी बढ़ेगा। आपके कंट्री पे कई सारे जो बड़े बड़े डेवलप कंट्री है वो पेंशन देते हैं, अच्छी बात है, बट उसका इम्पैक्ट आपके जीडीपी पे आता है, आपके कंट्री पे ट्रेजरी पे आता है। और पेंशन अगर आप दे रहे हैं किसी को तो उसके सामने आपके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। तो आज जो वर्किंग एज पॉपुलेशन उनको भी सोचना पड़ेगा कि आज तो डेफिनेटली मेरे टैक्स से किसी और को पेंशन मिल रहा है, बट जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पीछे तो कोई जनरेशन ही नहीं है, तो मुझे पेंशन कौन देगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल यूएस में खड़ा हो रहा है, ईयू के कई सारे कंट्री में खड़ा हो रहा है, और आगे जाके भारत में भी और चाइना में भी ये खड़ा होने वाला है। और ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो इंडिविजुअल लेवल पे एक बहुत बड़ा अगर आप देखें सवाल खड़ा करता है हम सभी के लिए। दोस्तों हमने डेटा इकट्ठा किया अलग अलग कंट्री जो करंटली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उनका बर्थ रेट, डेथ रेट और फर्टिलिटी रेट, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इंडिया करंटली फेयरली चल रहा है, पर 1000 पीपल पे 16 का बर्थ रेट है और 9 का डेथ रेट है, और हमारा फर्टिलिटी रेट 2.1 से तो नीचे आ चुका है, मतलब हम रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ चुके हैं। तो धीरे धीरे इंडिया की पॉपुलेशन भी कम होना शुरू हो जाएगा। चाइना में ये होना शुरू हो चुका है, तकरीबन 5-6 साल पहले ही चाइना का पॉपुलेशन पीक आउट हो चुका है। आज इंडिया चाइना से आगे निकल चुका है पॉपुलेशन के हिसाब से। चाइना में बर्थ रेट करंटली तकरीबन 6 का है, और ये डेटा भी तकरीबन 2 साल पुराना है, और डेथ रेट तकरीबन 7.5 का है, और फर्टिलिटी रेट 1.18 का है। तो ये बर्थ रेट, डेथ रेट और फर्टिलिटी रेट तीन को अगर आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कंट्री किस दिशा में जा रही है। तो चाइना में कपल एक ही बच्चा रख रहे हैं, और सोचिए कि वहाँ पे आने वाले समय के अंदर किस प्रकार का सिचुएशन खड़ा होगा। मे बी आने वाले 25 साल में चाइना तकरीबन अपना 15 से 20% पॉपुलेशन डिक्रीज देखेगा। उसका बड़ा इम्पैक्ट डेफिनेटली कंट्री पे आता है। यूएस में अगर आप देखें ये बर्थ और डेथ रेट थोड़ा आसपास ही है, उसमें भी फर्टिलिटी रेट यूएस में भी टीफा तो 2.1 से नीचे ही है। इंडोनेशिया में ये ठीक ठाक है। पाकिस्तान ग्रो कर रहा है अच्छा खासा, आप देखें तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट 3.4 का है, उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 25 करोड़ के आसपास की है। इसके बाद नाइजीरिया, ये एक सबसे फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, जहाँ पे अगर आप देखें फर्टिलिटी रेट 5 का है, बर्थ रेट 36 का है, और डेथ रेट तकरीबन 12.5 का है। बट ये थोड़ा अगर आप देखें जीडीपी वाइज पूर नेशन माने जाते हैं। आगे जाके डेफिनेटली सबसे यंग पॉपुलेशन नाइजीरिया के अंदर होगी आने वाले 100 सालों के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं होगी। बांग्लादेश देख रहे हैं आप, रशिया देख रहे हैं, तो ये आप देखिए कई सारे कंट्री हैं जिनके बर्थ रेट, डेथ रेट और फर्टिलिटी रेट है। ज़्यादातर कंट्री के फर्टिलिटी रेट 2.1 जो आपका रिप्लेसमेंट रेट है उससे नीचे ऑलरेडी आ चुके हैं। कुछ ऐसे कंट्री के डेटा भी हमने इकट्ठा किए जिनके फर्टिलिटी रेट सबसे कम है। कोरिया, यहाँ पे बर्थ रेट देखिए सिर्फ 4.5 का है पर 1000 पीपल पे, और डेथ रेट तकरीबन 7.3 का है, और उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है, जैसे कि आप देख रहे हैं तकरीबन 5.5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। तो ये पॉपुलेशन बहुत ही जल्दी श्रिंक होने वाली है, कोरिया की पॉपुलेशन। और जैसे पॉपुलेशन श्रिंक होती है तो कई सारे इशू खड़े होते हैं, थोड़ी देर में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। स्पेन में भी सेम इशू है, 1.16 का टीएफआ रेट। चाइना में अगर आप देखें 1.8 हमने चर्चा की। ये एक बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबली लाएगा क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ही बड़ी है और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है करंटली चाइना। फिर इटाली में आप देखें, यूक्रेन देखें, करंटली वहाँ पे वॉर भी चल रहा है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनके कंट्री पे आने वाला है। जापान तो तकरीबन 25 साल से ये इशू फेस कर रहा है कि 21 का डेथ रेट है, 7 का बर्थ रेट है पर 1000 पीपल पे, और 1.26 का टीएफआर है। जापान में भी आने वाले 100 साल में धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। पोलैंड है, फिर आपका थाईलैंड है, देखिए ये सारी कंट्री सबसे कम फर्टिलिटी रेट वाली कंट्री है करंटली। तो यहाँ पे देखें इसके कारण भी इन सारे कंट्री के आगे जाके कई सारे डेमोग्राफिक इशू आने वाले हैं जब आपका पॉपुलेशन बहुत ही जल्दी श्रिंक होता है। दोस्तों धीरे धीरे होना ठीक है, बट जब बहुत ही जल्दी श्रिंक होगा तो उसके लिए तैयारी कई सारे कंट्री नहीं कर पाएंगे।
यही हम इस वीडियो में आपको कहना चाहते हैं। तो कुछ समझते हैं कुछ कंट्री के बारे में। सबसे पहले जापान, जो एक अगर आप देखें केस स्टडी अलग अलग कंट्री के लिए बन सकती है कि जब आपका पॉपुलेशन एज आउट होता है प्लस आपका फर्टिलिटी बहुत ही कम है तो कैसे उससे टैकल करना है। मे बी धीरे धीरे जापान इससे उभर रहा है। जापान का करंटली मीडियन एज कितना है? 50 साल। आप जापान में जाएंगे तो आपको 50 साल के आसपास के आयु के लोग ज़्यादा दिखेंगे। 50 साल या उससे ऊपर के आयु, आपको वहाँ पे यंग लोग दिखेंगे ही नहीं। तो ये एक क्राइसिस 25 साल 30 साल पहले जापान में शुरू हुआ था, जिसका अगर आप देखें करंटली उनको इशू दिख रहा है। 50 साल मीडियन एज में भी आने वाले 15-20 सालों में ज़्यादातर जापान में रिटायर्ड लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। धीरे धीरे वहाँ पे लोग ज़्यादा समय पे काम भी कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ही ज़्यादा है, ज़्यादा लोग वहाँ पे जीते भी हैं। तो ये भी अगर आप देखें जापान में ये मीडियन एज बढ़ने का कारण है। वहाँ पे TFR कितना है? 1.2। आपके जो यंग लोग हैं उन पे जब बर्डन आएगा तो वो भी चाहेंगे कि कम बच्चे पैदा करें। तो यहाँ पे इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट का अगर आप देखें एक डिलेमा खड़ा होता है कि जो कंट्री के लिए अच्छा है वो इंडिविजुअल के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल जापान में जो यंग कपल हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे कि उनके ऊपर उनके पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मे बी उनके ग्रैंड पेरेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो 2 बच्चे पैदा करेंगे तो उनके ऊपर इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा जो वो नहीं फुलफिल कर पाएंगे। इसीलिए ये TFR कम होता जा रहा है और भी ज़्यादा कम होता रहेगा। जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी तकरीबन 76 है, एवरेज ग्लोबल से भी थोड़ा ज़्यादा है। वहाँ पे कई सारे लोग 100-100 साल भी जीते हैं। तो ये भी अगर आप देखें एक अलग कंट्री है। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पॉपुलेशन पिरामिड है जापान का। 2024 में करंटली 12 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। विश्व का 12th नंबर पे आता है जापान पॉपुलेशन के हिसाब से। बट ये पॉपुलेशन बहुत ही क्विकली श्रिंक हो रही है। दोस्तों 2070 मतलब यहाँ से तकरीबन 50 साल के बाद जापान की पॉपुलेशन 9 करोड़ के आसपास रह जाएगी, और 2100 मतलब इस सेंचुरी के अंत आते आते 7-7.5 करोड़ के आसपास जापान की पॉपुलेशन हो जाएगी। दोस्तों ये पॉपुलेशन पिरामिड आप इनका देखेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे जो छोटे बच्चे हैं उन पे आगे जाके बहुत ही बड़ा बर्डन और भी बढ़ने वाला है। दोस्तों पिरामिड आपने देखा होगा, उसका बेस अगर बड़ा होगा तो वो स्टेबल रहेगा। बट इन्वर्टेड पिरामिड, जैसे कि आप थोड़ा बहुत इन्वर्टेड पिरामिड जापान में है, तो ये एक बहुत ही बड़ा बर्डन जो नीचे हैं पिरामिड में बहुत ही यंग है उनके ऊपर लाएगा। और उनको भी पता है कि ये बर्डन हम पे आने वाला है, तो वो नहीं चाहते हैं कि आगे जाके ये बर्डन फ्यूचर जनरेशन पे आए। और यहाँ पे ये जो हमने चर्चा की इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट का एक बड़ा इशू आता है कि जो इंडिविजुअल के लिए अच्छा है कम बच्चे, स्टेट के लिए अच्छा नहीं है। इससे कोई भी बाहर निकलना आज तक नहीं ढूंढ पाया है। कुछ लोग इमिग्रेशन का रूट अपना रहे हैं, जापान ये अगर आप देखें अपना नहीं रहा है। जापान में इमिग्रेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है, EU नेशन इमिग्रेशन कर रहे हैं, बट उसका एक अलग इम्प्लीकेशन उनके अगर आप देखें इंटरनल इशू खड़े हो रहे हैं। जापान में इमिग्रेशन ज़्यादा नहीं होता है तो उसके कारण भी आप ये पॉपुलेशन ज़्यादा श्रिंक देख रहे हैं। तो जापान अब आप धीरे धीरे स्टेबलाइज की तरफ जा रहा है कि पॉपुलेशन धीरे धीरे एज आउट भी होगी। तो ये एक 100-150 साल का प्रोसेस है जिसमें 2-3 जनरेशन को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पॉपुलेशन जैसे ही स्टेबल होगा तो वापस अगर आप देखें प्रॉस्पेरिटी की तरफ कंट्री बढ़ेगी। कम पॉपुलेशन के साथ आप अच्छा कंट्री डेवलपमेंट ला सकते हैं। बट 50 से 100 साल आने वाले समय में जापान के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाले हैं। दोस्तों EU भी जैसे हमने चर्चा की ये भी सिमिलर सिचुएशन से जा रहा है, मे बी इससे भी खराब सिचुएशन आप कह सकते हैं। EU में मीडियन एज तकरीबन 43 के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये एक बड़ा इशू है कि वहाँ पे भी एज आउट लोग हो रहे हैं। इसके अगर आप देखें फर्टिलिटी रेट भी वहाँ पे तकरीबन 1.5 से नीचे ही है, तो वहाँ पे भी नए बच्चे नहीं आ रहे हैं, आपकी पॉपुलेशन एज आउट हो रही है। और EU में अगर आप देखें हेल्थ केयर पर तो बहुत बड़ा वो स्पेंड भी करते हैं, तो वो भी बड़ा इशू है। और देख भी रहे हैं आप फ्रांस में कई सारे प्रोटेस्ट हुए थे तकरीबन 2 साल पहले रिटायरमेंट रिलेटेड। सेम कई सारे दूसरे भी EU कंट्रीज सिमिलर इशू फेस कर रहे हैं। तो EU भी अगर आप देखें तकरीबन विश्व का एक बहुत बड़ा अगर आप देखें कॉन्टिनेंट है जिसमें कई सारे कंट्री आते हैं, तो वहाँ पे भी कई सारे जियोपॉलिटिकल इशू खड़े हो रहे हैं। और EU तो अगर आप देखें इमिग्रेशन भी बहुत बड़ा अलाउड कर रहा है, तो उसके कारण कई सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी खड़े हो रहे हैं। तो सॉवरेंटी ऑफ नेशन भी खतरे में आना शुरू हो चुका है कुछ EU कंट्री के लिए। और अभी आपने 2-3 देर पहले भी एक न्यूज़ सुनी होगी कि EU ने रिसेंटली अपने सिटीजन को कहा भी है कि आप 3 दिन का इमरजेंसी अगर आप देखें सप्लाई रखना किसी भी प्रकार के क्राइसिस के लिए। तो किस लिए उन्होंने कहा है वो एक अलग बात है। EU में भी TFR कम होता जा रहा है। यहाँ पे आप EU का भी अगर आप देखें पॉपुलेशन चार्ट देख रहे हैं, करंटली अगर आप देखें कम बच्चे तकरीबन 30 to 50 के बास्केट में ज़्यादा करंटली है। आने वाले सालों के अंदर ये एज आउट होंगे
आउट ऑफ वर्क चले जाएंगे, कम बच्चे हैं। तो जैसे जैसे इनका भी पॉपुलेशन पिरामिड, जैसे जापान का हमने देखा करंटली 2024 में, आने वाले 10 साल में 15 साल में EU भी सिमिलर इन्वर्टेड पिरामिड की तरफ जा रहा है। 2050 में आप देख रहे हैं। और वहाँ पे तो पेंशन भी बहुत बड़ा देते हैं EU में। तो ये एक EU के लिए बड़ा क्राइसिस खड़ा हो रहा है। जब एक किसी कंट्री के लिए क्राइसिस होता है तो उसका इम्पैक्ट विश्व भर में सबके ऊपर आ। ये तो अगर आप देखें कई सारे कंट्री का समावेश है, तो उसमें जो इशू आएगा उसका बड़ा इम्प्लीकेशन विश्व भर में सब जगह देखा जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाएगा वो है चाइना। चाइना करंटली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। विश्व का एक सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन चाइना के अंडर है। तो ये ग्लोबली बहुत बड़ा पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट लाएगा और विश्व के जियो पॉलिटिक्स में भी चाइना एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है। करंटली 2024 में ही चाइना का आप पॉपुलेशन पिरामिड देखेंगे तो ऑलरेडी इनका पॉपुलेशन पिरामिड इन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। आप देखेंगे 0 to 4 ईयर, मतलब बहुत ही यंग बच्चे, इनका पॉपुलेशन में बहुत ही कम अगर आप देखें करंटली पार्ट है। और आप देखेंगे तो 50 से 54 में सबसे ज़्यादा करंटली पॉपुलेशन करंटली चाइना की है। आने वाले 25 सालों के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 25 साल 2050 के अंदर चाइना का जो करंटली 140 करोड़ का पॉपुलेशन है वो 120-25 करोड़ के आसपास रह जाएगा। मतलब तकरीबन 15% पॉपुलेशन डिक्लाइन किसी भी कंट्री के लिए 25 साल में बहुत ही बड़ी बात मानी जाएगी। तो चाइना रिच होने से पहले ही एजिंग आउट होना शुरू हो चुका है और यही सिमिलर क्राइसिस इंडिया में 50 साल में आ सकता है। तो इसके ऊपर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया और चाइना को आप लाइक टू लाइक पॉपुलेशन के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। जो चाइना 25 साल पहले था वहाँ पे हम आज हैं। तो चाइना में जो गलतियाँ हुई है वो शायद इंडिया में ना हो। उससे सीख लेने के लिए हमें चाइना का जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उससे वो कैसे टैकल करेंगे वो भी हमें समझना पड़ेगा, और इससे क्या इशू खड़े होंगे उससे वो टैकल कैसे करेंगे उसको हमें इंडिया में शायद लाइक टू लाइक तो नहीं बट थोड़ा बहुत उनसे हम आइडिया ले सकते हैं। हम चाइना से 25 साल पीछे चल रहे हैं, तो हमें एक एडवांटेज है कि जो चाइना करेगा उससे हमें एक केस स्टडी मिलेगा कि आगे इंडिया को क्या करना चाहिए इस प्रकार के क्राइसिस की तैयारी के लिए। चाइना में ऑलरेडी ये क्राइसिस शुरू हो चुका है। जैसे कि हमने एक डेटा और भी इकट्ठा किया कि 2050 में जो चाइना का एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है उसको हमने डिवाइड किया अलग अलग एज ब्रैकेट के अंदर। वहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि 0 to 19, मतलब ऐसे छोटे बच्चे हैं जो वर्किंग एज में नहीं हैं। वहाँ पे हमने देखा तो तकरीबन 50 साल के बाद 13.5% के आसपास पॉपुलेशन इस कैटेगरी में आएगी। उसके बाद जो व्यक्ति वर्किंग एज के लिए कंसिडर किया जाएगा, मतलब 20 साल से लेकर तकरीबन आपका 60 एज, ये अगर हम वर्किंग एज माने तकरीबन 30 साल के ये पीरियड का, तो उसमें तकरीबन 47% के आसपास आपका वर्किंग एज रहेगा। और सबसे बड़ा इशू चाइना के लिए 25 साल के बाद आने वाला है उनका एल्डरी। 60+ लोगों की संख्या वो तकरीबन 40% हो जाएगी। मतलब जितना उनका वर्किंग एज है उससे ज़्यादा उनका नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन रहेगी। और ये एक मेजर क्राइसिस चाइना के लिए आएगा। उसका इम्प्लीकेशन विश्व भर में सभी को देखने को मिलेगा। चाइना कैसे इसे टैकल करता है, और चाइना अलग प्रकार का कंट्री है तो वहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि वो अगर आप देखें एक्सपांशन मोड में चले जाएंगे, ग्लोबल तरफ अगर आप देखें इशू खड़े करेंगे, तो उसके लिए भी सभी को तैयारी रखनी है। और उसके लिए अगर आप देखें कई प्रकार के कंट्री तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये चाइना का एक केस स्टडी इंडिया के तरफ भी आएगा। जो चाइना में 2050 में होगा वही सिमिलर शायद केस इंडिया में 2075 या 2080 में होगा। दोस्तों, ये बहुत लंबा पीरियड आप कहेंगे, पर उसके लिए अभी से ही सोचना ज़रूरी है, क्योंकि डेमोग्राफिक एक बार चेंज हो गया, कुछ भी करके आप इसको चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों, तकरीबन 3-4 साल पहले जब कोविड पीक पे था चाइना में, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें लॉकडाउन लगाया गया था। कुछ ऐसे वीडियो भी आपने शायद देखे होंगे अलग अलग सोशल मीडिया पे, बहुत तो वहाँ पे आउट नहीं होता है। कपल थे अपने घर में, कोई बच्चा नहीं था, तो उनको निकालने के लिए लोग आए थे कोविड के कारण, उनको अगर आप देखें क्वारंटाइन करने, तो उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो कुछ पुलिस वाले भी आए और कहा वहाँ पे कि अगर आप नहीं कोऑपरेट करेंगे तो आपके साथ साथ आपके कई सारे दूसरे जनरेशन को भी इसका अगर आप देखें इशू फेस करना पड़ेगा। तब कपल ने कहा कि हम अपने जनरेशन के लास्ट हैं, हमारा कोई बच्चा है नहीं और प्लान करने का कोई भी उनका इरादा नहीं है। तो ऐसे कई सारे इशू चाइना में अब दिखे तो यंग कपल फेस कर रहे हैं कि वो अपने जनरेशन के लास्ट हैं, आगे वो अपने जनरेशन को बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, ये एक मेजर करंटली चाइना में ट्रेंड चल रहा है, लास्ट जनरेशन।
कई सारे कपल इसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि अपना बच्चा चाहिए ही नहीं, और इसके कारण पूरे के पूरे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। तो इंडिविजुअल के लिए मे बी ये सही डिसीजन है, बट उसका इम्पैक्ट आपके कंट्री पे आता है तो वो कंट्री के लिए एक बहुत ही ख़राब डिसीजन है। दोस्तों, चाइना में एक हमने आर्टिकल पढ़ा था, 4-to-1 प्रॉब्लम करंटली चल रही है। तकरीबन 25 साल पहले चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, मतलब हर एक कपल का एक ही बच्चा मैंडेटरी, उससे ज़्यादा नहीं। उसके कारण आज हो चुका है 4-to-1 प्रॉब्लम। उस समय पे जो कपल थे उनके एक बच्चे थे, वो अगर आप देखें उन्होंने शादी की तो उनके पीछे 4 अगर आप देखें डिपेंडेंट आ गए, मेल और फीमेल दोनों के अगर आप देखें पेरेंट, जो कपल के एक ही, उनका कोई सिबलिंग है नहीं, और अब उनका एक बच्चा, कुछ के हैं कुछ के तो वो भी नहीं है, क्योंकि यही उनका 4-to-1 प्रॉब्लम है, 4 ग्रैंड पेरेंट, 2 पेरेंट और एक बच्चा। कभी कभी अगर आप देखें ग्रैंड पेरेंट भी ऐड कर रही है तो वो तो एक इसके बड़ी इशू हो गया। तो ये 4-to-1 प्रॉब्लम चाइना में एक करंटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ चाइना फेस कर रहा है, जो हम 2080 में फेस करेंगे। तो 4-to-1 एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसके कारण चाइना के कई सारे कपल लास्ट जनरेशन की तरफ जा रहे हैं कि जो हमने फेस किया है वो आगे जाके कोई भी जनरेशन फेस न करे। दोस्तों, ये 4-to-1 प्रॉब्लम, इसके कारण कुछ सॉल्यूशन भी निकल सकते हैं कि एल्डरी जो कई सारे लोग हैं वो मिलकर अगर आप देखें तो एक अपना अलग का इकोसिस्टम बना सकते हैं। आप अपने बच्चों पे डिपेंडेंसी बनाएंगे या फिर स्टेट कोई ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करे या फिर खुद मिलके वहाँ पे अगर आप देखें जो एल्डरी लोग हैं वो अपना अगर आप देखें इकोसिस्टम चला सकते हैं, तो उसके कारण अगर आप देखें तो कपल पे थोड़ा बहुत बर्डन कम हो सकता है। या फिर अगर आप देखें फ्लेक्सिबिलिटी रिटायरमेंट प्लान, कई सारे स्टेट चाइना में भी अगर आप देखें जैसे इंडिया में, वैसे भी वहाँ पे भी सिमिलर है कि आप 60 ईयर के एज पे ऑटोमेटिक रिटायर हो जाते हैं। उसके सामने फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट प्लान भी लाया जा सकता है कि अगर आप काम कर सकते हैं तो आप काम करते रहिए, आप 75 साल तक भी काम करते रहते हैं तो आपके बच्चों पे उसका एक बहुत बड़ा अगर आप देखें बर्डन नहीं आएगा। तो ये भी एक सॉल्यूशन लाया जा सकता है, कहीं कहीं पे लाया जा रहा है, और इंडिया को भी इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने चर्चा की 4-to-1 प्रॉब्लम से जो कपल हैं 2 व्यक्ति, उसके ऊपर अगर आप देखें तकरीबन 5 व्यक्तियों का बर्डन रहेगा। चाइना में भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर पेरेंट अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं, तो ये बर्डन बहुत ही बड़ा बर्डन होता है किसी भी कपल के लिए। 5 लोगों का बर्डन, एल्डरी लोग हैं, 4 व्यक्ति है, किसी को भी हेल्थ केयर इशू आ सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कोर्स रहता है। 4 व्यक्ति में से किसी को हेल्थ केयर इशू आते हैं, जो हमारा मिडिल क्लास है, सिमिलर टाइप का मिडिल क्लास, थोड़ा उनका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है बट इतना ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, तो वो एक बड़ा इशू चाइना में आएगा, आगे जाके इंडिया में भी आ सकता है। स्टेट के लिए भी बड़ा इशू है कि आपके जो एल्डरी लोगों की संख्या है चाइना में वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तकरीबन अगर आपका पॉपुलेशन का 40% अगर एल्डरी लोग हैं तो उसके लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है करंटली, उसके लिए वो करंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो भी इनका स्टेट का बजट, चाइना धीरे धीरे अगर आप देखें अगर एज आउट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, अगर आपके वर्कफोर्स में ही लोग नहीं रहेंगे तो फिर आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी और फिर से धीरे धीरे अगर आप देखें पॉवर्टी की तरफ चाइना बढ़ सकता है। तो ये एक मेजर क्राइसिस से चाइना गुजर रहा है। उनकी गवर्नमेंट है, अलग प्रकार की गवर्नमेंट है, वो भी कुछ अलग अलग स्टेप ले रही है इसको टैकल करने के लिए, और उनके कुछ अनइमेजिनेबल भी स्टेप रह सकते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, हम चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, बट कुछ हमने ये भी आर्टिकल पढ़े कि ऐसे स्टेप भी गवर्नमेंट ले सकती है। उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे, बट कुछ ऐसे स्टेप भी शायद वहाँ की गवर्नमेंट ले सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। बट ऐसे इशू के सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप भी लिए जा सकते हैं, स्टेट लेवल पे ऐसे स्टेप भी लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं भारत की तरफ। हम एक स्वीट स्पॉट में हैं, ये पूरे के पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन क्राइसिस के अंदर। ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम है, इसका अगर हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम चाइना के तरफ जाएंगे कि जो चाइना इशू फेस कर रहा है वही इशू हम फेस करेंगे, बट उससे हम सीख लेके एक बेटर अल्टरनेटिव तैयार करें, एक बेटर विजिबल प्लान तैयार करें, तो उससे भारत का प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकता है। करंटली जैसे कि आप देख रहे हैं भारत का पॉपुलेशन पिरामिड बहुत ही बेहतरीन पिरामिड है, थोड़ा आपका नीचे का पॉपुलेशन कम हो रहा है, यंग लोगों की संख्या कम हो रही है, फिर भी भारत विश्व में आज सबसे यंग देश है। सबसे बड़ा वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया के अंदर एज ऑफ नाउ है। चाइना का जो करंट नुकसान है मैन्युफैक्चरिंग में, वो इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज आने वाले 25 सालों के अंदर रहने वाला है। ये अमृत काल है, इसका उपयोग आपको भी करना है और गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा करना है। करंटली ये जो पॉपुलेशन है आने वाले समय के अंदर, इंडिया का पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रहा है, मे बी 50 साल तक ये बढ़ता रहेगा, उसके बाद पिक आउट होगा, मे बी 2050 या 55 के आसपास ये पिक आउट हो सकता है इंडिया का पॉपुलेशन।
दोस्तों नए लोगों की संख्या तो धीरे धीरे कम हो रही है, फिर भी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट आप देखें कि 2070 में हमारा जो पिरामिड है वो भी इन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। 170 करोड़ की आबादी हो जाएगी 2070 में, और पिरामिड भी इन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आपके रिटायर्ड लोगों की संख्या, जिनकी आयु 60+ है, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जिसके सामने यंग लोगों की संख्या कम होती जाएगी। इंडिया में फर्टिलिटी रेट 2 के आसपास है, वो भी धीरे धीरे कम ही हो रहा है। इंडिया में भी आप देखें तो ये इशू 50 साल के बाद आने वाला है, तो उसके लिए अभी से सोचना ज़रूरी है कि इंडिया इससे कैसे बाहर निकलेगा। दोस्तों हम ट्विटर पे ये इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, हम यही इंडिविजुअल लेवल पे यही हम सजेस्ट करते हैं कि एक ही बच्चा अच्छा, क्योंकि जिस प्रकार का एनवायरनमेंट हम जा रहे हैं उसमें 3 बच्चे करना, कई सारे पॉलिटिकल पार्टी ये सजेस्ट कर रहे हैं, उनका अलग मोटिव है, बट इंडिया में अगर आप देखें ये अफोर्डेबल नहीं है। डेफिनेटली जो 1% आता है, टॉप 1% इंडिया में, उनके लिए ठीक है, बाकी सारे लोगों के लिए 2 से ज़्यादा बच्चे इतने अगर आप देखें सजेस्टेड नहीं है, बट इंडिया के लिए वो अच्छा नहीं है। 50 साल के बाद इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे। ऑलरेडी लोगों के एक ही बच्चे हैं, तो उसका अगर आप देखें तो चाइना में 4:1 प्रॉब्लम हमने चर्चा की, वही प्रॉब्लम 50 साल के बाद इंडिया में आने वाली है। दोस्तों अगर आपकी आयु तकरीबन 30-35 साल की है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी वाइफ की आयु भी उसके आसपास की होगी और आपका शायद एक ही बच्चा होगा। और तो ये आप समझ सकते हैं कि आपके वाइफ के 2 पेरेंट और आपके 2 पेरेंट में भी आपके सिबलिंग है, मेरे भी सिबलिंग है, बट आपके जो बच्चे हैं शायद उनके कोई सिबलिंग होंगे ही नहीं। तो जब आपके बच्चे थोड़े बड़े होंगे, मे बी 50 साल के बाद, वो ये 4:1 प्रॉब्लम फेस करेंगे। आप नहीं करने वाले हैं, मैं नहीं करने वाला हूँ, बट आने वाली जो जनरेशन है वो ये प्रॉब्लम 4:1 की फेस करने वाली है। जब वो अकेले होंगे, उनका कोई सिबलिंग नहीं होगा, उनके पीछे अगर आप देखें 2 पेरेंट होंगे, हस्बैंड और वाइफ के, और उनका भी शायद एक ही बच्चा होगा। तो ये जो 4:1 प्रॉब्लम चाइना में थी, वही इंडिया भी 50 साल के बाद फेस करेगा। तो उसके लिए अभी प्रिपेयर करना ज़रूरी है। दोस्तों यूएन का एक तकरीबन थोड़ा पुराना रिपोर्ट है, तकरीबन 2016 का रिपोर्ट है, अब 10 साल हो चुके हैं। एक डेमोग्राफिक विंडो उन्होंने दिया था एशियन कंट्री के लिए, एक बड़ा एडवांटेज पीरियड रहता है किसी भी कंट्री के लिए, डेमोग्राफिक विंडो। उसके बाद पॉपुलेशन एजिंग आउट होना शुरू हो जाएगी। तो चाइना का ये पीरियड था 1990 से 2025, जो ख़त्म हो चुका है। अब चाइना का ये डेमोग्राफिक एडवांटेज चला गया है। कोरिया का भी ऑलमोस्ट 5 साल में ख़त्म हो जाएगा। जापान का तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है 1995 में। इंडिया का तकरीबन ये डेमोग्राफिक एडवांटेज 15 साल पहले 2010 में शुरू हुआ था, जब बहुत ही बड़ा यंग पॉपुलेशन था। अभी भी है हमारा पॉपुलेशन, ये 2050 तक इंडिया के पास रहने वाला है। मतलब अभी भी हमारे पास 25 साल है हमारे डेमोग्राफिक इस विंडो में, जिसका हम एडवांटेज ले सकते हैं। ये 25 साल आने वाले, अगर एडवांटेज नहीं लिया इंडिया ने तो हम पूर कंट्री ही रह जाएंगे। दोस्तों ये 25 साल में इंडिया के लिए एक एडवांटेज है कि आप अपने पॉपुलेशन का एडवांटेज लीजिए, उनको प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में लगाइए, ग्लोबल मार्केट शेयर गेन कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग में कीजिए, सर्विस में कीजिए, किसी भी प्रकार से आप अपना मार्केट शेयर और अपना इनकम इंक्रीज कीजिए 25 साल के अंदर। अगर ये नहीं कर पाए हम 25 साल में, जो बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, जैसा मैं एनवायरमेंट देख रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा अगर आप देखें हम एक्साइटेड नहीं है। थोड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट कुछ अलग पिछले 2 सालों में जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है, तो ये इंडिया भी धीरे धीरे अपना डेमोग्राफिक एडवांटेज गंवा रहा है। इंडोनेशिया के पास भी ये 15 साल है, सिंगापुर का ये ख़त्म हो चुका है, वियतनाम वगैरह अगर आप देखें तकरीबन उनके पास भी 15 साल का एडवांटेज है, वो अच्छा ले रहे हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग शेयर इंडिया से बेटर बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास पीरियड है आने वाले 25 साल में, जहाँ पे ग्लोबली कई सारे क्राइसिस चल रहे हैं। चाइना में चल रहा है, जापान में चल रहा है, यूई में चल रहा है, यूएसए में चल रहा है, हम एक स्वीट स्पॉट में हैं। दोस्तों अगर आप यंग हैं, आने वाले 25 साल आपको प्रोडक्टिव काम में लगाने हैं ही लगाने हैं। ये नहीं कर पाए तो कंट्री भी अगर आप देखें पूर की तरफ चली जाएगी, और आपके लिए भी थोड़ा बहुत, आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी इशू आएंगे। दोस्तों चर्चा करते हैं, ये जो हमने चर्चा की इससे बड़े इम्प्लीकेशन क्या आते हैं। जब विश्व की पॉपुलेशन, अलग बात है इंडिविजुअल कंट्री के लिए बड़े इशू आएंगे, अलग अलग कंट्री का अलग अलग कुछ एडवांटेज पीरियड भी होता है, कुछ डिसएडवांटेज पीरियड भी होता है। करंटली जैसे कि हम देख रहे हैं, चाइना डिसएडवांटेज पीरियड में जा रहा है, जापान 15 साल से यही फेस कर रहा है, यू भी इसी फेस में जा रहा है 5 साल से, यूएसए भी धीरे धीरे अगर आप देखें इसी फेस की तरफ जा रहा है। आपका टीएफआर बहुत ही लो है और लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये दो अगर आप देखें फैक्टर मिलते हैं, तो इससे आपका पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ आपका जो डिपेंडेंट वर्कफोर्स है वो बढ़ता जाता है।
आपके पॉपुलेशन में जो डिपेंडेंट लोग होते हैं, जिनकी आयु 65 से ऊपर रखें या 60 से ऊपर रखें, अलग अलग कंट्री का ये पैरामीटर अलग हो सकता है, और जिनकी आयु बहुत ही कम हो, मतलब 15 साल या 18 साल से नीचे की। तो यहाँ पे एक बड़ा इशू आ रहा है कि वर्कफोर्स एज आउट हो रही है, उससे आपके करंट वर्कफोर्स पे बर्डन बढ़ता जाएगा। और ये बर्डन बढ़ने के कारण भी जो करंट वर्कफोर्स है ये भी सोचेगी कि यहाँ पे मेरे लिए कोई वे आउट नहीं है, तो वो भी आगे जाकर जनरेशन आगे नहीं बढ़ाएगी। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है आपके पूरे के पूरे पॉपुलेशन डेमोग्राफिक पे। अर्निंग जो करते हैं उनके लिए बड़ा इशू आता है। ईयू में कई सारे लोग ये इशू फेस कर रहे हैं, और दोस्तों इसके कारण भी आपका पॉपुलेशन और भी ख़राब हो सकता है। कुछ ऐसे कंट्री हैं जो ये पूरे के पूरे अगर आप देखा गेम को समझ चुके हैं कि आपको कैसे सबसे बेहतर टैलेंट अपने कंट्री में लाना है, तो वो कर रहा है यूएई। कई सारे ईयू के लोग हैं जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यहाँ अगर मैं रहूँगा तो मुझे प्रॉब्लम है, मेरे आने वाले जनरेशन को भी ये बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि जो एजिंग आउट वर्कफोर्स है उसका पूरा का पूरा जवाबदारी आप पे या आपके आने वाले जनरेशन पे आ जाएगा। तो जो HNI कहते हैं, जिनके पास अच्छी खासी इनकम है, वो ऑलरेडी मूव आउट कर रहे हैं ऐसे टैक्स हेवन की तरफ, जहाँ पे वो ईजिली अपना लाइफ जी पाएँ। तो यूएई ये कर रहा है, और भी कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे ये माइग्रेशन हो रहा है कि जो यंग हाईली प्रोडक्टिव लोग हैं जिनकी इनकम अच्छी खासी है, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी ज़्यादातर इनकम आप देखें तो दूसरे लोगों के हेल्थ केयर की तरफ चली जाए, उनके लिए नहीं। तो टैक्स जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे टैक्स कम है उस तरफ माइग्रेशन हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है। यू में बाहर से लोग आ रहे हैं और जो अच्छी खासी कमाई रख रहे हैं वो दूसरे ऐसे कंट्री की तरफ मूव हो रहे हैं। तो ये एक दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है जब आपका ये इशू खड़ा होता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखें कंट्री पे बड़े इफेक्ट आते हैं कि अगर आपका पॉपुलेशन, कई सारे कंट्री के पॉपुलेशन 10 करोड़ से नीचे भी हैं, पोलैंड देखा, कोरिया देखा, 5-5, 6-6 करोड़ का पॉपुलेशन, आपका डिफेंस बहुत बड़ा अगर आप देखें इम्पैक्ट आएगा। कंट्री का सॉवरेंटी भी एक इशू में आ जाएगा। अगर आपका पॉपुलेशन कम हो रहा है तो आपके डिफेंस के लिए कुछ नहीं बचा। तो ये एक बहुत बड़ा अगर आप देखें नेशन का सॉवरेंटी ही एक सवाल पे आ जाएगा। मे भी अभी नहीं आएगा, 50 साल 25 साल के बाद हम कई सारे जियोपॉलिटिकल ऐसे क्राइसिस देखेंगे। तो वहाँ पे एक ये देखना पड़ेगा हेल्थ केयर। जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन एज आउट होगा तो आपका हेल्थ केयर का भी बर्डन बढ़ता जाएगा। ईयू ये फेस कर रहा है, आगे जाकर चाइना भी फेस करेगा, यूएस भी फेस कर रहा है। यूएस सबसे बड़ा अगर आप देखें हेल्थ केयर में स्पेंड ऑलरेडी कर रहा है, आगे जाके ये और भी बढ़ने वाला है। इकोनॉमिकल ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है आपके, कि आपका वर्कफोर्स में पॉपुलेशन है नहीं, आपका ज़्यादातर पैसा जो भी आपका जनरेट कर रहा है रेवेन्यू स्टेट, वो आपके एल्डरी लोगों के केयर में चला जा रहा है या बच्चों के केयर में चला जा रहा है। तो काम करने वाले लोग तो है ही नहीं, और जो काम कर सकते हैं, जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, वो भी सोचेंगे कि यहाँ रह के क्या फ़ायदा, मैं कहीं और चला जाता हूँ। और कई सारे लोग इंडिया में भी कर रहे हैं, यूएस में भी कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी के, जहाँ पे उनको कम टैक्स मिले। तो बड़े बड़े कंपनी भी ये सोचते हैं और कई सारे इंडिविजुअल भी यही सोचते हैं कि मुझे अपना टैक्स आउटगो कैसे कम करना है। तो ये इकोनॉमिकल ग्रोथ पे इम्पैक्ट करता है। इसके कारण देखें कई सारे कंट्री करंटली एआई की तरफ भी जा रहे हैं। आज अगर आप एआई में निवेश नहीं करेंगे तो आने वाले समय के अंदर आप, अगर आप देखें, ग्लोबल इकोनॉमी में रिलेवेंट नहीं रह पाएंगे। तो ये भी एक ग्लोबली कई सारे स्लो मूविंग पार्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। इससे भी कई प्रकार के अपॉर्चुनिटी खड़े होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इन्वेस्टमेंट केस के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमने चर्चा की, ये सारे इशू है, नॉन इशू हैं, लॉन्ग टर्म में इम्प्लीकेशन लाएंगे। दोस्तों ये शॉर्ट टर्म में आपको नहीं दिखेगा, आपके आसपास भी आपको समझ में नहीं आएगा, पर ये इशू एक, अगर आप देखें, टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है पूरे के पूरे ग्लोबल लैंडस्केप के अंदर, जिसको आपको समझना पड़ेगा। यूएस के बारे में चर्चा कर, सबसे बड़ा अगर आप देखिए हेल्थ केयर के ऊपर बर्डन आने वाला है। यूएस तकरीबन 38 की मेडियन एज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 80 ईयर की वहाँ पे है। करंटली यूएस तकरीबन 4.9 ट्रिलियन जो हमारा जीडीपी है भारत का, उससे भी ज़्यादा हेल्थ केयर में स्पेंड करता है। वहाँ पे 65+ लोगों की संख्या 5.5 करोड़ से ऊपर पहुँच चुकी है। यूएस की पॉपुलेशन करंटली 33 करोड़ के आसपास की, उसमें से आप समझिए 18 से 19% 65+ है, मतलब कि वो स्टेट डिपेंडेंट है। और यूएस में अगर आप देखें पेंशन मिलता है, हेल्थ केयर भी ज़्यादातर वहाँ पे फ्री में ही है। तो हेल्थ केयर स्पेंड यूएस में 5 ट्रिलियन का है। अब ये यहाँ से बढ़ने ही वाला है। तो ये एक मेजर क्राइसिस है यूएस के लिए। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्योंकि हम एक सबसे बड़ा जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर है, और भी कई सारे अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। चाइना भी सेम, अगर आप देखें मेड इन चाइना में भी तकरीबन 40 के ऊपर पहुँच चुकी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी करंटली 78 है, आगे जाके ये भी बढ़ेगी 1.2 ट्रिलियन, वो भी अगर आप देखें स्पेंड करते हैं यूएसडी हेल्थ केयर के अंदर।
और वहाँ पे अगर आप देखें 65 प्लस की संख्या 22 करोड़ है चाइना में, 22 करोड़। नंबर ऑफ वाइज बहुत ही बड़ी है। डेफिनेटली इतना उनके पास पैसा नहीं है जितना यूएस के पास है हेल्थ केयर में स्पेंड करने के लिए। तो ये एक अलग क्राइसिस आता है। जो हमने 4-1 प्रॉब्लम देखी, आपका 65 प्लस एज 22 करोड़ लोग हैं, 2 लोगों के ऊपर कई सारे डिपेंडेंसी आ जाता है, तो ये एक क्राइसिस बढ़ता ही जाएगा। ईयू में भी आप देखें 43 के आसपास मेडियन एज है, तकरीबन 80 अगर आप देखें इनका भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ये भी तकरीबन 1.7 ट्रिलियन स्पेंड करते हैं आपके हेल्थ केयर के अंदर पर ईयर में बता रहा हूँ। तो ये पर ईयर कितना बड़ा अगर आप देखें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो आप समझे। तकरीबन ईयू में भी तकरीबन 9 करोड़ के आसपास 65 एज लोगों की संख्या है। ईयू का टोटल पॉपुलेशन जितना मुझे याद है 75 करोड़ के आसपास का है, वो भी कम हो रहा है। तो ये आप देखें एल्डरी लोगों की संख्या बढ़ रही है और पॉपुलेशन कम हो रहा है। हेल्थ केयर पे बर्डन बढ़ता जाएगा। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग अलग प्रकार के हेल्थ केयर में निवेश करना पड़ेगा, और भी कई प्रकार के अगर आप देखें दूसरे इशू खड़े होते हैं। तो ये हेल्थ केयर एक ऐसा स्पेस है जो हमें लगता है ये 25 साल की स्टोरी है। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या बनती है, हम जेनरिक ड्रग में सबसे बड़े मैन्युफैक्चर हैं। एपीआई में हम नहीं हैं, चाइना सबसे बड़ा है, बट वहाँ से हम मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमने चर्चा भी की थी कुछ समय पहले इसके ऊपर। हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा स्पेस हमें दिख रहा है आने वाले 10-15 सालों के लिए। एटलीस्ट इंडिया के लिए हेल्थ केयर कंपनियों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको ग्लोबल हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है, जिसका एडवांटेज हम ले सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट तो है ही है इंडिया में, तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और इवन अगर आपको करियर वाइज पे सोचना है तो हेल्थ केयर में आप सोच सकते हैं, करियर वाइज भी हेल्थ केयर में बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। डॉक्टर्स की संख्या बढ़नी चाहिए, हेल्थ केयर जो स्टाफ होते हैं उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए। ऑलरेडी कोविड में हमने दिखाया कि यूयू के पास नर्सेस नहीं थे, उनके हॉस्पिटल अगर आप देखें ओवरबर्डन हो चुके थे। ये और भी आगे वर्सन होने वाला है, तो उसके लिए भी तैयारी रखनी पड़ेगी। दोस्तों दूसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर इंडिया स्पेसिफिक है, वो है रिटायरमेंट। दोस्तों आज इंडिया के पास एडवांटेज है। आज आप यंग है, शायद मैं भी तो अगर आप देखें यंग एज में ही माना जाऊंगा। दोस्तों जो चाइना में करंटली आने वाले 25 सालों में आने वाला है, वही चीज़ इंडिया के लिए आने वाले 50 सालों में आने वाली है। दोस्तों अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका डिपेंडेंसी आपके बच्चों के ऊपर आए, तो दोस्तों आपको अभी से ही रिटायरमेंट प्लानिंग करनी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि 25 साल के बाद आपके बच्चों के ऊपर ये सवाल आना शुरू हो जाए कि कैसे वो अपने पेरेंट्स का भी टेक केयर करे और कैसे वो अपना भी अगर आप देखें अपने बच्चों का भी टेक केयर करे। तो उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है कि आप और आपके स्पाउस दोनों के अगर आप देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले समय के अंदर आपके बच्चों के ऊपर आ सकती है। तो वो एक बड़ा बर्डन है उनके ऊपर आएगा, उनके बच्चों के ऊपर आएगा। तो आपको अभी से ही अपने रिटायरमेंट के लिए शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर आपकी आयु 25 साल है, 35 साल है, तो अभी से रिटायरमेंट के लिए निवेश करना शुरू कर दीजिए। आपके बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अभी देखना है, बट आपके बच्चे आपका रिटायरमेंट प्लान नहीं हो सकते हैं, वो आपको समझना है। इंडिया में ज़्यादातर लोग, जब हमारे पास भी क्लाइंट आते हैं, लोग सोचते ही नहीं हैं रिटायरमेंट के ऊपर। अपने आसपास के खर्चों में ही उनका अगर आप देखें जीवन निकल जाता है। फिर सोचते हैं कि 50, 55, 60 साल में मैं रिटायरमेंट लूँगा, और उसके बाद अगर आप देखें अपने बच्चों पे डिपेंडेंसी उनका हो जाता है। रिटायरमेंट आपको 25 साल से ही शुरू करना है। छोटा करें बड़ा करें, धीरे धीरे रिटायरमेंट के लिए निवेश करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप अपने बच्चों के ऊपर बर्डन न बने। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये एक आखिर में सीख लेनी है कि अभी से ही रिटायरमेंट के लिए तैयारी रखिए। इंडिया में पेंशन नहीं मिलती है प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, गवर्नमेंट को भी इतने सारी पेंशन नहीं मिलती है। तो ये आपको समझ के ही आगे बढ़ना है कि आपको अपना पेंशन प्लान अभी से ही तैयारी रखनी है। दोस्तों तो यहाँ से ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है एक अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहा है। पॉपुलेशन डिक्लाइन हमने अब तक नहीं देखी है, अब देखना शुरू कर दे हैं। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं डेफिनेटली एनवायरनमेंट पे। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में इसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा कि जब पॉपुलेशन कम होगी, वर्ल्ड में रिसोर्स कम है, तो रिसोर्स अगर कम लोगों के बीच में शेयर होंगे तो सबों के लिए प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। बट कुछ एक पीरियड रहेगा, 2-3 जनरेशन आने वाले समय के अंदर, जिनको इसका बर्डन उठाना पड़ेगा। दोस्तों 150 साल के बाद अगर यही रफ्तार तरीके तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन एक स्टेबलाइज लेवल पे पहुंच जाएगी। बट उससे पहले जो ये शार्प डिक्लाइन कई सारे कंट्री में देखा जा रहा है, तो उससे कई प्रकार के उथल पुथल होते हैं जो हमने ऑलरेडी चर्चा की है। तो ये एक अनचार्टेड टेरिटरी है। कैसे इससे बाहर निकला जाए वो हमें नहीं पता है। दोस्तों इसके ऊपर और भी ज़्यादा स्टडी होनी चाहिए, इसके ऊपर और भी ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। ये एक सबसे बड़ा ग्लोबल क्राइसिस है जिसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। बाहर तो कुछ चर्चा हो रही है, इंडिया में अभी तक इतना ज़्यादा चर्चा नहीं होती है।
दोस्तों प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं, कई सारे अगर आप देखें एडवांटेज भी हैं कम पॉपुलेशन के, कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं कम पॉपुलेशन के। पर इसके ऊपर डिबेट जब तक नहीं होगी तब तक अगर आप देखें एक पाथ नहीं मिलेगा, एक विजन नहीं मिलेगा। तो ये डिबेट होना ज़रूरी है, तो इसीलिए हमने ये वीडियो तैयार किया। आपके क्या इसमें सोचें, अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। क्या एक बच्चा होना चाहिए एज ए इंडिविजुअल, और कंट्री के लिए सब कुछ ऊपर डिबेट कर सकते हैं हम। तो अपने अभिप्राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए। हर एक इंडियन व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि उनका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है और नेशन की तरफ भी उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों के बीच में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तो ये एक चर्चा का विषय है, आगे चर्चा चलती रहनी चाहिए। तो ये हमारा डिटेल वीडियो था वर्ल्ड पॉपुलेशन पे और उसके क्राइसिस और उसके रिलेटेड इम्प्लीकेशन पे। आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, और अभी से ही अपने रिटायरमेंट के लिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आखिर में फिर से डिस्क्लेमर रहेगा, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए था। किसी भी प्रकार का निवेश का सलाह हम नहीं दे रहे हैं। कहीं पे भी निवेश करने से पहले आपको अपना जोखिम समझना है और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके ही निवेश करना है। जय हिंद, जय महाकाल।